प्रश्न नंबर 13, बीज क्या है? किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए। बीज क्या है? बीज को प्रायः परिपक्व बीजांड भी कहते हैं। दी निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड में बाहर की ओर अध्ययन इंटरवल सूख जाते हैं। और बाह्य अत्यवरण क्या कहलाता है? टेस्टा कहलाता है। क्या कहलाता है? टेस्टा यानी बीजचोल कहलाता है। और जो अंतः अध्ययन होता है, इनर इंटेगुमेंट होता है, वो अंतः कवच टैगमन के रूप में रह जाता है। किसके रूप में? टैगमन के रूप में रह जाता है। जिस स्थान पर बीजांड बीजांड से जुड़ता है, वह स्थान चिन्ह नाभिका या हैलम के रूप में बीजावरण पे रहता है। किस पे रहता है? बीजावरण पे रहता है। बीजांड द्वार बीज के टेस्टा के एक छोटे छिद्र के रूप में रहता है। बीजांड द्वार किस में रहता है? टेस्टा में एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है। अभ्रूणपोषी बीज कौन से होते हैं? जिसमें भ्रूण पोष ना बचे, उन्हें अभ्रूणपोषी कहते हैं। पर उनमें क्या होता है? कोटिलिडन्स होते हैं। क्या होते हैं? कोटिलिडन्स होते हैं। कुछ पौधों जैसे चना से मटर में भ्रूण परिवर्तन के पूर्ण रूप से प्रयोग हो जाते हैं। क्या होता है? भ्रूण के परिवर्तन में भ्रूणपोष उपयोग हो जाता है। ऐसे बीजों के बीज पत्रों में भोजन संचित रहने के कारण ये मोटे हो जाते हैं और इन्हें अभ्रूणपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्रूणपोषी कहते हैं। इसे एक्स एल्बिनस कहते हैं। जैसे ये देखिए बीज, ये क्या है? सेम का बीज है। इसमें क्या है? दो कोटिलेडन्स हैं, दो कोटिलेडन्स हैं जो फूले हुए हैं। और ऊपर के लिए क्या है? प्लेम्यूल। क्या है ऊपर के लिए? प्लेम्यूल, जिससे रूट बनेगा, रूट सिस्टम, वो सॉरी सूट सिस्टम बनेगा। और जो नीचे क्या है? रेडिकल है, जिससे क्या बनेगा? रूट सिस्टम बनेगा। क्या बनेगा? रूट सिस्टम बनेगा। ऊपर बाहर की ओर क्या है? भूरे कलर का सीड कोट है। क्या है? सीड कोट है। प्रश्न नंबर 14, संकरण क्या है? कृत्रिम संकरण की प्रक्रिया एवं महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। कृत्रिम परागण पराग कणों का पराग कोश से निकलकर, कहाँ? पराग कोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र, मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण या संकरण कहते हैं। परिभाषा क्या है इसकी? इस प्रकार का परागण मनुष्य द्वारा अपने लाभ के लिए उत्तम नस्लों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इस विधि में मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के परागकणों को स्वेच्छानुसार यानी अपनी इच्छा अनुसार किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है। कृत्रिम परागण विभिन्न जाति के पौधों के बीच भी संपन्न किया जा सकता है। कृत्रिम परागण विभिन्न जाति के, कहते हैं विभिन्न जाति के पौधों के बीच भी संपन्न किया जा सकता है। विधि क्या है इसकी? मेथड क्या है? कृत्रिम परागण में इच्छित पादप के परागकणों को इच्छित वर्तिकाग्र तक पहुंचाने हेतु दो आवश्यक प्रक्रम अपनाए जाते हैं। पहला विपुंसन, दूसरा थैलीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लो नाम, विपुंसन और थैलीकरण। विपुंसन में क्या होता है? पुंकेसरों को हटाया जाता है। क्या होता है? पुंकेसरों को हटाया जाता है। और इसमें थैलीकरण में क्या होता है? इसमें परागण होने के से बचाते हैं। क्या कहते हैं? परागण होने से बचाते हैं। इसमें क्या होता है? थैली या पन्नी को आवृत कर देते हैं। थैली या पन्नी से फूल को आवृत कर देते हैं। आप इसे डिटेल पढ़ते हैं। ई मैस्कुलेशन कहते हैं विपुंसन को। ई मैस्कुलेशन, बी मानी हटना, पुंसन मानी पुंकेसर, पुंकेसर को हटाया जाता है। इस प्रक्रिया में पौधे पर लगे रहते हैं हुए द्विलिंगी पुष्पों को उनकी कलिका अवस्था यानी बड स्टेज में समस्त पुंकेसरों को काट कर निकाल दिया जाता है। पुंकेसरों को काट के निकाल दिया जाता है। इस प्रकार पुष्प में स्वपरागण की संभावना समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? स्वपरागण की संभावना क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। यदि कोई फ्लावर है उसके क्या कहते हैं? पुंकेसरों को ही काट दिया जाएगा। तो जो वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, उसके ऊपर ही बताओ ये इसके परागकण जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये पुंकेसर ही नहीं होगा तो इसके परागकण आएंगे कहाँ से? सेकंड, थैलीकरण। इस प्रक्रिया में बंध्याकरण इमेस्कुलेटेड पुष्प, कौन से? इमेस्कुलेटेड, जिन्हें विपुंसन हो चुका है एवं अबंध्यकरण जिसका इमेस्कुलेशन नहीं हुआ है, पुष्प को छिद्रित पॉलिथीन की थैली, कैसी हो? छिद्रित हो, जिससे हवा पास होती रहे, पॉलिथीन बैग के अंदर बांध दिया जाता है। थैली से अनैच्छिक परागकणों द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र का संदूषण यानी कंटामिनेशन रुक जाता है। क्या रुक जाता है? कंटम से परागण रुक जाता है। जाइंग के परिपक्व होने पर थैली को खोलकर किसी इच्छित पौधे के पुष्प के परिपक्व परागकणों, क्या? परिपक्व परागकणों को उसके वर्तिकाग्र पर छिड़क जाता है और इसके पश्चात पुष्प को पुनः थैली द्वारा पूर्ववत ढक दिया जाता है। कुछ दिनों पश्चात जायंग से फल निकल बनकर तैयार हो जाता है। फल से बीज एकत्रित किए जाते हैं। इस बीजों को अनुकूल मौसम में उगाकर इनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। एक लिंगी पुष्पों में बंध्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। एक लिंगी में क्यों नहीं आवश्यकता होती है? क्योंकि उस पर नर या मादा भाग एक ही होता है कोई। जब नर एक और या मादा भाग एक ही होगा
तो उसमें स्वपरागण होने की संभावना ही नहीं है। जब स्वपरागण संभावना नहीं होगी तो बी पुंसन और थैलीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। महत्व क्या है इसका कृत्रिम परागण का? कृत्रिम परागण द्वारा अच्छी नस्ल के बीज को ऐसे अच्छी नस्ल के बीज का उत्पादन किया जाता है जिससे उन्नत फसलों को प्राप्त करते हैं। इन पौधों में रोग रोधक क्षमता और उत्पादकता अधिक होती है। क्या होती है? रोग रोधक क्षमता और उत्पादकता अधिक होती है। हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में आए हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या हरित क्रांति रेवोल्यूशन में कृत्रिम परागण का विशेष योगदान है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृत्रिम परागण तकनीक से द्वारा गेहूं, मक्का, आलू की नई नई उन्नतशील जातियां तैयार की गई हैं, जिनसे पैदावार बढ़ी है। क्या बढ़ी है? पैदावार बढ़ी है। फलस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। देश की अपने देश इंडिया की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई है? ज़्यादातर कृषि पे, कृषि क्षेत्र पर। तो इसमें क्या होता है हमारे लिए? रोग रोधक और उत्पादकता ज़्यादा वाली फसलें प्राप्त होती हैं। प्रश्न नंबर 15 2024 में आ चुका है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर इसे पढ़ते हैं। लघु बीजाणुधानी परागकोश और गुरु बीजाणुधानी बीजाणु में क्या अंतर है? लघु बीजाणुधानी यानी कि नर भाग है और गुरु बीजाणुधानी मादा भाग है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें क्या होता है? लघु बीजाणुधानी ये बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा और अंदर वाली, सबसे अंदर वाली टैपेटम से घिरी रहती है। कितनी? 3 त्वचा से घिरी है। यह बाह्य त्वचा और अंतः अध्यावरण से घिरा है। किससे? बाह्य और अंतः आवरण से घिरा है। यानी आउटर इंटोगमेंट और इनर इंटोगमेंट से घिरा हुआ है। ये 2 से घिरा है, ये 3 से घिरा है। पहला अंतर। दूसरा, परागकण मात्र कोशिका से बनेगा। ये परागकण मात्र कोशिका से सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनते हैं। यानी गुरु बीजाणु से गुरु बीजाणु बनेंगे, परागकण वाले से सूक्ष्म बीजाणु या परागकण बनते हैं, जो कि परागकोश के चारों कोनों पर उपस्थित होते हैं। ये कैसे होते हैं? चारों कोनों पर ही उपस्थित होते हैं, ये आपको पहले ही पता है। ये कैसे? चारों कोनों पर उपस्थित होते हैं और जो कि अंडाशय में विकसित होते हैं। ये कैसे? अंडाशय में विकसित होते हैं। जैसे क्या है? बीजांड है। तो ये इसमें ये किसमें होते हैं? जो कि अंडाशय में विकसित होते हैं। और ये सब पूरा संरचना कहाँ होती है? कहाँ होती है? कार्पल यानी अंडाशय में होती है। ये अंडाशय है। ये क्या? बीजांड ओव्यूल है और ये क्या है? भ्रूणकोश है। क्या है? भ्रूणकोश। इसके अंदर भ्रूण होगा। सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा अनेक परागकणों का निर्माण होता है। यानी एक अर्धसूत्रीय विभाजन से कितने परागकण बनेंगे? 4। कितने बनेंगे? 4 और चारों के चारों सक्रिय रहेंगे। और पर इसमें क्या होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्रीय विभाजन से गुरु बीजाणुओं का निर्माण तो होता है, इसमें भी अर्धसूत्रीय विभाजन से होता है, पर इसमें भी 1 से 4 बनते हैं। क्या बनते हैं? 1 से 4 बनते हैं, पर चारों सक्रिय नहीं रहते हैं। 3 नष्ट हो जाते हैं। 3 नष्ट हो जाते हैं, एक ही सक्रिय रहता है। क्या रहता है? एक ही सक्रिय रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन से 4 तो गुरु बीजाणु बनते हैं, पर इसमें 3 क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। 3 क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, पर इसमें चारों के चारों सक्रिय रहते हैं और इसमें एक सक्रिय रहता है सिर्फ। परागकोश के स्फुटन पर परागकण विमुक्त होते हैं। सही बात है, स्फुटन होता है। परागकण नर युग्मोद्भिद बनाते हैं और गुरु बीजाणु भ्रूणकोश बनता है, इसमें एम्ब्रियो बनता है और ये मादा युग्मोद्भिद बनाते हैं। इन घटनाओं के दौरान अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। लघु बीजाणु जन्म में लघु बीजाणु अथवा गुरु बीजाणु जन्म के अंदर में 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, पर 4 गुरु बीजाणु नहीं, 4 गुरु बीजाणु बनते तो हैं परंतु 3 नष्ट हो जाते हैं और एक सक्रिय रहता है। इसकी पूरी लाइन लिखनी है आपको। 4 गुरु बीजाणु बनते हैं परंतु 3 नष्ट हो जाते हैं और एक केवल एक ही सक्रिय रहता है। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नाम का चित्र बनाइए। एक प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष होता है। क्या होता है? एक भ्रूणीय अक्ष होता है। एक क्या है? भ्रूणीय अक्ष होगा। 2 बीजपत्र समाहित होते हैं। 2 बीजपत्र समाहित हो गए। बीजपत्र के स्तर में ऊपर भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन बीजपत्रों परिक कहलाती है। बीजपत्रों परिक कहलाती है, जो प्रांकुर या स्तंभ सिरे पर प्राय समाप्त होती है। कहाँ होती है? कहाँ? प्रांकुर यानी प्लूम्यूल, प्रांकुर को ही प्लूम्यूल बोलते हैं। समाप्त होती है, स्तंभ सिरे पर प्राय समाप्त होती है। बीज पत्राधार में बीज पत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन होती है, जो मूलांत सिरे पर मूलज के शीर्षांत पर समाप्त होती है, यानी रेडिकल पर समाप्त होती है, जिसे मूलांकुर भी बोलते हैं।
और यह मूल शीर्ष पे एक ढक्कन नुमा आवृत्ति ढक्कन द्वारा आवृत होती है, जिसे मूल गोप कहते हैं। कैप्टोजन भी बोलते हैं इसे। रूट कैप क्या कहते हैं, रूट कैप ये होती है। ये क्या करती है, जब जड़ें आगे बढ़ती हैं मिट्टी में तो उससे क्षति से बचाती है, जिसे रूट कैप कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं। यदि आपको इसमें कोई भी मिस्टेक लगती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, एक बार आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। क्या पढ़ेंगे हम, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।